साथियों नमस्कार। साथियों इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे किस तरह से जोसेफ विजय जो तमिलनाडु के सीएम बने हैं उन्होंने कौन कौन से कदम उठाए हैं, मैनिफेस्टो की कितनी बातें पूरी करी हैं, किस दिशा में वो आगे बढ़ रहे हैं, क्या वो अच्छा विकल्प बनने वाले हैं बीजेपी के या अच्छा विपक्ष बनने वाले हैं, ये सबसे खराब होने वाले हैं, ये दूसरा केजरीवाल बनने वाले हैं। इन सब पर बात करेंगे। साथ ही ये भी बात करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ कि अमेरिका का राजदूत जो सर्गियो गौर भारत में है वो जाकर के जोसेफ विजय से मिला और वो किसी से नहीं मिलता, इन्हीं से जाकर के मिला है और जाकर के एक ऐसा बयान दिया है जिससे पूरे देश में बवाल हो गया था। इन सब के बारे में चर्चा करते हैं, एक एक करके देखते हैं। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि जोसेफ विजय टीवी के पार्टी लेकर के सत्ता में आए। सत्ता में आते ही उनके पास कुछ सीटें कम पड़ गई थी। 118 सीटें चाहिए थी पूर्ण बहुमत के लिए, लेकिन 118 सीटें पूरी न हो पाने के कारण इनको समर्थन की ज़रूरत थी। इनके टोटल 108 थी। चूंकि ये 2 सीटों पर लड़े थे, 1 सीट इन्होंने छोड़ दी तो 107 हो गई। उसके बाद 5 सीटें लेकर के कांग्रेस ने इनको समर्थन दे दिया, फिर सीपीआई ने दे दिया, सीपीएम ने दे दिया 2-2 सीटों के साथ, फिर मुस्लिम लीग ने दे दिया 2 सीटों के साथ। इस तरह से टोटल इनके पास जो मामला पहुंचा ये करीब करीब 120 तक पहुंच गया है। बाद में पता चला कि एआईएडीएमके के आधे विधायक टूट करके इनके साथ शामिल होना चाहते हैं, तो उस प्रक्रिया में फिर डिफेक्शन का कुछ मामला सामने आया, तो वो मामला भी कोर्ट में चल रहा है क्योंकि एडीआईएडीएमके के जो बाकी विधायक हैं उन्होंने कहा कि उन्होंने व्हिप का उल्लंघन किया है, इन्होंने कई ऐसे नियम कायदे कानून का उल्लंघन किया है, संख्या का भी दिक्कत है, ऐसे कुछ दिक्कतें लेकर के मामला भी कोर्ट में चल रहा है। ठीक है, तो अभी इनके साथ कौन कौन है? टीवीके के साथ कांग्रेस है, वीसीके है 2 सीटें हैं, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है 2 सीटें हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट सीपीएम जिसे मैं कह रहा था 2 सीटें हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 2 सीटें। ठीक है, इस तरह से ये सीटें लेकर के बैठे हुए हैं। तो ये तो इनका विधानसभा में हो गया। जोसेफ विजय ने जब ये शपथ ले रहे थे तो ऐसा पहली बार हुआ कि पहले वंदे मातरम बजाया गया, फिर राष्ट्रगान हुआ, उसके बाद तमिलनाडु का जो राज्य का गान होता है वो किया गया। इसको लेकर के विवाद हुआ कि आपने ये क्यों किया? हम हमेशा तमिलनाडु का जो राज्य का गान है वो पहले करते हैं, बाद में राष्ट्रगान करते हैं। तो बड़ी कंट्रोवर्सी हुई साहब। फिर बाद में उन्होंने कहा कि अगले कार्यक्रमों में हम तमिलनाडु का पहले कर दिया करेंगे। तो ये एक बड़ी चीज़ थी जिसके लिए जोसेफ विजय की तारीफ की जानी चाहिए। दूसरी बात, जोसेफ विजय ने या उनकी पार्टी ने अभी तक नॉर्थ और साउथ का डिवाइड क्रिएट करने की कोशिश नहीं की, जो कि इससे पहले की पार्टीज करती रही हैं। हमेशा कोशिश की गई है कि नॉर्थ साउथ का डिवाइड क्रिएट कर दो, ये नॉर्थ इंडियन है, हम साउथ इंडियन है, ऐसे करके। ये नहीं करी है। तीसरी बात, अभी तक कोई ऐसी बड़ी घटना सामने नहीं आई जहां पर भाषा को लेकर के विवाद किया हो कि हम हिंदी वर्सेस तमिल हैं वगैरह वगैरह, वरना डीएमके यही काम करती थी। अगली बात, मंदिरों को लेकर के डीएमके जितने खिलाफ रहती थी डीएमके सरकार, इन्होंने मंदिरों को लेकर के कुछ सहानुभूति भी दिखाई है, जो अच्छी चीज है। तो जोसेफ विजय से हमको क्या चाहिए था? जोसेफ विजय से हमको चाहिए था कि नॉर्थ और साउथ का डिवाइड ना करें, हिंदी और तमिल का डिवाइड ना करें, साथ ही मंदिरों को लेकर के कुछ सोचें, टेम्पल को लेकर के कुछ सोचें। यही हम 3 चीजें इनसे डिमांड कर रहे थे। अगर ये 3 चीज इन्होंने हमारे फेवर की कर दी, यानी देश के फेवर की कर दी, तो तमिलनाडु जहां पर हमेशा से एक आग लगाने की कोशिश की गई, उसे अलग करने का प्रयास किया गया, उसे देश से अलग दिखाने का प्रयास किया गया, वो प्रयास रुक जाएगा कि नेशनलिज्म धीरे धीरे वह पनपेगा। तो ये वो कर रहे हैं अभी तक जो देखने में आया। बाकी तो मैं नहीं कह सकता, इतनी इनकी तारीफ की जानी चाहिए। लेकिन बाकी इन्होंने क्या क्या किया है और क्या क्या चीजों पर ये काम कर रहे हैं, एक बार वो भी देख लेते हैं। देखिए, 246 करोड़। अच्छा देखिए, हमारे तमिलनाडु में जितने भी मंदिर हैं, मंदिरों को नियंत्रित करने के लिए कि किस मंदिर के किस पुजारी पर कितना पैसा जाएगा, रख रखाव में कितना खर्च होगा, सफाई में कितना खर्च होगा, बिजली में कितना खर्च होगा, प्रसाद में कितना खर्च होगा, इन सब के लिए सरकारी एक बॉडी बनाई गई है जिसको बोला गया है हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स डिपार्टमेंट। ये बताता है कहाँ पर क्या खर्च करना है। तो ये देखा जा रहा था कि डीएमके सरकार जो टेम्पल्स में चढ़ावे का पैसा आता है उसका उपयोग सरकारी कामकाज में भी ले रही थी, और कई ऐसी परियोजनाएं थी जो 246 करोड़ रुपए की जो टेम्पल पर चढ़ावा आया था उसका उपयोग करके की जा रही थी। तो वो जो 246 करोड़ की परियोजना इन्होंने करनी थी तमिलनाडु को, वो कैंसिल कर दी टीवी के गवर्नमेंट ने और कहा कि मंदिर का पैसा है, मंदिर के ही काम आना चाहिए। हमारे देश में मंदिरों के संचालन की व्यवस्था अलग अलग है।
साउथ में देखोगे जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, यहाँ पर जनरली इसी तरह के बोर्ड्स बने हुए हैं, जो सरकारी बोर्ड हैं या कहीं के सरकार का ही हस्तक्षेप है, जो ये देखता रहता है कि पैसा कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा। नॉर्थ में जनरली देखोगे तो ट्रस्ट बने हुए हैं, जैसे राम मंदिर का ट्रस्ट बना हुआ है, जिसको सरकार से कोई लेना देना नहीं है, सरकार उसका कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पर जो ये पैसा इस्तेमाल किया जा रहा था मंदिरों का पैसा, वो इन्होंने रोक लिया या मंदिरों को ही दे दिया, अच्छी चीज़ है। इसके बाद इन्होंने 300 नई स्टेट बसेस चलाई और एक में खुद भी गए, और तमिलनाडु को बसों की भी सौगात दी गई कि ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टिविटी बढ़े, अच्छी चीज़ है। इसके बाद ही बिकेम वेरी इमोशनल, ये बात है करूर स्टैम्पेड की 2024 में, जब इन्होंने ये पार्टी बना करके पहली रैली करी थी, बताते हैं उसमें 8 लाख लोग आए थे। तो उस रैली में ये आने में 4 घंटे लेट हो गए थे, तो इस दौरान थोड़ी बारिश हो गई थी, तो लोगों में भगदड़ मच गई थी, 41 लोगों की जान चली गई थी। तो जिन लोगों की जान चली गई थी उन लोगों के परिवारजनों को सरकारी नौकरी देने का वादा किया है और दे भी दिए, नियुक्ति पत्र भी दे दिया है। तो ये नियुक्ति पत्र देते समय थोड़े भावुक हो गए थे, तो ये वही वाली बात है। तो ये बहुत अच्छा किया। जनरली नेता लोग जब जीत जाते हैं तो ये भूल जाते हैं कि जीतने से पहले जब हम सभा कर रहे थे तो कितने लोग मर गए थे, भगदड़ कहाँ हुई थी। नेता लोग को क्या मतलब होता है, लेकिन अगले आदमी ने एक एक परिवार का ख्याल रखा और नौकरी दे करके जितना कर सकता था आदमी ने किया, कुछ तो मिले उस परिवार को। तो ये एक अच्छी चीज़ है, लोगों को भूल नहीं रहा ये आदमी। आगे बढ़िए। एक परियोजना चलती थी मगालिर विदियाल पायनम, इसका नाम बदल के बस मगालिर पायनम कर दिया है, जो महिलाओं के लिए चलाई जाती है। और इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये है कि कैसे भी महिलाओं को फ्री बस ट्रैवल स्कीम मिल जाए और महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर उनको जो है नौकरियां मिले, उनका हिस्सेदारी हो। तो महिलाओं को लेकर के है, ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये। फिर ये है जो टेंडर वाली बात। विजय सरकार ने एक फैसला और किया जो बड़ा फैसला है कि पहले क्या होता था कि कई सरकारी कामकाजों के जो टेंडर हैं वो जान पहचान के लोगों को मिल जाते थे। कोई ऐसा पारदर्शी तरीका नहीं था जिससे कि जनता को ये विश्वास हो सके कि ये टेंडर पारदर्शी तरीके से उन्हीं को दिया जा रहा है जो सबसे सस्ते में कर रहा है या सबसे अच्छा कर रहा है। तो इस बार इस तरह का एक व्यवस्था की गई कि हम भाई ऑक्शन किया करेंगे, जिस कंपनी का टेंडर हमें सबसे अच्छा लगेगा उसको मिल जाएगा। पहले की तरह नहीं होगा कि जान पहचान के लोगों को ही दे दिया गया, जनता को कोई मतलब नहीं है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। आप कहोगे ये तो जनरली देश में होता ही है, हर कोई करता है, लेकिन यहाँ नहीं हो रहा था। ठीक है, तो ये एक बड़ी इन्होंने चीज़ करी है। इसी के साथ इन्होंने ये भी बताया है कि तमिलनाडु के पास, अच्छा पूरे देश में तमिलनाडु के पास सबसे ज़्यादा कर्जा है, ये पहले ही बता चुका हूँ मैं आपको, 10 लाख करोड़ के आसपास है। इसको लेकर के इन्होंने एक श्वेत पत्र भी जारी किया। श्वेत पत्र का मतलब होता है कि पिछली सरकारों के कामकाज तक का क्या अभी तक अर्थव्यवस्था को लेकर के लेखा जोखा रहा है, वो सब कुछ जनता को बताया जाएगा। तो श्वेत पत्र में बताया गया कि तमिलनाडु के पास देखो इतना हम पैसा जनरेट करते हैं स्टेट जीडीपी के रूप में, इतना हमारे पास कर्जा है, इतना पैसा फलानी स्कीमों में खर्च किया जा रहा है, इतना पैसा जो है घोटाले में चला गया है, इतना पैसा अभी आना है, इतना पैसा देना है, पूरा एक लेखा जोखा होता है। तो इसको जब देते हैं तो इसे श्वेत पत्र कहा जाता है, तो वो भी इन्होंने जारी कर दिया है। तो ये जो देखो प्री फिक्स्ड टेंडर जो होते थे, पहले से जो फिक्स्ड टेंडर होते थे कि तुम्हारे पास ही जाएगा, वो अब खत्म कर दिया है। और अब सिविल कॉन्ट्रैक्ट जो पहले होते थे, अब कॉम्पिटिटिव बिडिंग होगी, बिडिंग लगेगी, बोली लगेगी, जिसका नंबर आ जाए ले जाओ। ठीक है। इन्होंने ड्रग्स के खिलाफ कैंपेन चलाया। एक चीज मैं बताना भूल गया कि ये जो 3 चीज हम चाह रहे थे, इसके साथ हम चाह रहे थे ड्रग्स के खिलाफ भी कैंपेन हो। इन्होंने ड्रग्स के खिलाफ कैंपेन चलाया, बड़े स्तर पर कैंपेन चल रहा है। तमिलनाडु में धीरे धीरे ड्रग्स फैल रहा था और अब कैंपेन चला करके उसको काउंटर करने का प्रयास किया जा रहा है। ड्रग्स कहाँ से भेजा जाता है? श्रीलंका के माध्यम से आता है। हम ये नहीं कह रहे कि श्रीलंका इसमें इन्वॉल्व है, मतलब श्रीलंका खुद नहीं भेजता, अन्य देश श्रीलंका का उपयोग करके हमारे देश में भेजने का प्रयास करते हैं। श्रीलंका में भी हाल ही में 260 ऐसे लोग पकड़े गए हैं जो या तो चाइना के थे या वियतनाम के थे और श्रीलंका में रह करके साइबर क्राइम कर रहे थे, साइबर फ्रॉड कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है भारत को भी निशाना बनाएंगे। श्रीलंका में हाल ही में ड्रग्स के कई कार्टेल पकड़े गए, तमाम, एक के बाद एक के बाद एक। तो अगर आपको भारत के तमिलनाडु को बचा के रखना है तो श्रीलंका पे भी नज़र रखनी होगी। ठीक है, ये साजिश क्या चल रही है पूरी बताऊंगा, पहले आप ये कहानी समझ लो क्या है क्या नहीं है।
सबसे बड़ी बात निकल के आई जब यूएस के एम्बेसडर सर्गियो गौर ने कहा इनसे मिलने के बाद, जोसेफ से मिलने के बाद, टू नेशंस, एक सेकेंड, इन्होंने पूरा हाँ ये आर टू नेशंस, इस तरह से ट्वीट किया था दोनों की फोटो के साथ। तो आर टू नेशंस का मतलब क्या है? क्या तमिलनाडु एक नेशन है और तुम्हारा यूएस एक नेशन है? इसको लेकर के सवाल उठता है। कहना क्या चाह रहा है सर्गियो गौर? और ये अपने आप को बहुत स्मार्ट बनता है सर्गियो गौर, पर कर कुछ नहीं पाएगा। अब देखिए सर्गियो गौर चाह क्या रहा है। अब मैं कहानी स्टार्ट कर रहा हूं अपनी, अभी तक तो मैंने वो आपके दिमाग में बिठा दिया कि इन्होंने किया क्या क्या है। देखिए साहब, हमारे देश में किस तरह से तमिलनाडु को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, या द्रविड़ नाडु नाम से एक अलग स्टेट बन जाए ऐसा प्रयास किया जा रहा है, ये मैं आपको तमाम वीडियोस में बता चुका हूं। 1944 से लेकर के अब तक पहले ब्राह्मण वर्सेस लोअर कास्ट चलाया गया, फिर हिंदी वर्सेस तमिल चलाया गया, फिर साथ साथ द्रविड़ नाडु की मांग चली रही थी, फिर नॉर्थ साउथ डिवाइड चलाया गया। इस तरह से हमेशा कोशिश की गई कि तमिलनाडु में एक सेपरेटिज्म तैयार किया जाए। चूंकि यहाँ पर आप धर्म के बेसिस पे कर नहीं पा रहे थे, तो पहले आपने यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुओं को भगाया ब्राह्मण के नाम पर, फिर जो बचे उनमें ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन कराए, कहीं क्रिश्चियनिटी के नाम पर, कहीं मुस्लिम के नाम पर, और आपने उनके दिमाग में ये बीज बो दिया कि आप बाकी भारत से जुड़े हुए नहीं है। फलस्वरूप जोसेफ विजय, जो क्रिश्चियनिटी का झंडा लेकर के पूरा कैंपेन चला रहे थे, जो अपने आप को क्रिश्चियन बता रहे थे, जिन्होंने एक तरीके से कैंपेन ही इस तरह से चलाया कि देखो एक क्रिश्चियन लीडर तुम्हारे बीच आ रहा है, तो उसको जनता ने किस तरह से जिता दिया हम जान रहे हैं। लेकिन चलो वो उनका चुनावी था जो कुछ था, लेकिन उसके बाद आने के बाद उन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया कि लग रहा हो कि वो तो पूरे तमिलनाडु को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर देंगे। मैंने आपको उनके कार्य बता दिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये बड़ा सॉफ्ट डिप्लोमेसी के साथ खेल खेला जा रहा हो, आने वाले समय में बड़ी सॉफ्टली सबको कन्वर्ट कराने की दिशा में काम आगे बढ़ाया जाए। शक वैसे नहीं था हमें, लेकिन सर्गियो गौर का मिलना, अच्छा सर्गियो गौर भी कब मिला? जब जोसेफ विजय का जन्मदिन था। कहता जन्मदिन की बधाई देने आया था, तो जन्मदिन तो तमाम और सीएम्स का होता है, तब क्यों नहीं जाता तू? सवाल है। अच्छा 22 जून को ही क्यों गया? अब सुनिए इस बात को भी ध्यान से। पिछले साल के सितंबर में सोनम वांगचुक का एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल हो जाता है, यानी कि वो बाहर से फंडिंग नहीं ले सकता। इस साल के अप्रैल में सरकार कहती है कि एफसीआरए के बिल में हम संशोधन करेंगे, इसको और सख्त बनाएंगे। इस साल के मई में एक पार्टी बन जाती है सीजेपी नाम की। इस साल के मई के खत्म होते होते हम देखते हैं 23 मई को मार्को रूबियो अमेरिका से भारत आता है, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, एक तरीके से फॉरेन मिनिस्टर, भारत आता है और दिल्ली जाने के बजाय कोलकाता जाता है और क्रिश्चियन मिशनरी से मिलता है। उसके बाद जून में हम देखते हैं कि सीजेपी प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देती है। 18 जून को हम देखते हैं कि ये सर्गियो गौर अमित शाह जी से मुलाकात करता है, और 22 जून को हम देखते हैं कि यही सर्गियो गौर विजय से मुलाकात करता है। अर्थात अच्छा इसी बीच हम देख रहे हैं जून के लास्ट में, इसके बाद जो ये सोनम वांगचुक है ये भूख हड़ताल पर बैठ जाता है, यानी कि सोनम वांगचुक का एफसीआरए कैंसिल हुआ, वहां से गाड़ी स्टार्ट हुई और वापस सोनम वांगचुक पे आ गई। तो क्या हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यहाँ के एनजीओज को बाहर से फंडिंग मिलती थी और उस फंडिंग का इस्तेमाल यहाँ की मिशनरीज करती थी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने के लिए। अब वो फंडिंग चूंकि रुक गई है, तो उसके खिलाफ जितना हो सके देश में प्रोटेस्ट कराओ, जितना हो सके सरकार से मिलो, सरकार को कन्विंस करो, नहीं कर पा रहे तो उस नेता से मिलो जो लग रहा है कि क्रिश्चियनिटी को आगे बढ़ा सकता है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि मुलाकात हो रही है और तमिलनाडु में क्रिश्चियनिटी बढ़ानी है। ऐसा ही क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि आपके देश के साथ ऐसा हो चुका है, पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट क्रिश्चियन बन के बैठा हुआ है और आपको पता भी नहीं चला। यहाँ जितने भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, ट्राइबल क्षेत्र हैं, बड़े स्तर पर मास कन्वर्जन चल रहा है मुस्लिम्स में और क्रिश्चियंस में। और आपको जब भी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना होता है तो एक तो लीडर आपको मिल जाए ऐसा जो आपको सपोर्ट कर दे, उसके अलावा आप लोगों को ड्रग्स की आदत डालिए। देश को जब अलग करना होता है ना, तो धर्म चेंज कर दो लोगों का, ड्रग्स की आदत डाल दो, उनको पैसा सप्लाई करते रहो,
उनको देश के खिलाफ, सरकार के खिलाफ भड़काते रहो, और जब लोहा गर्म हो तब चोट कर दो, यानी प्रोटेस्ट कर दो। ड्रग्स आपके तमिलनाडु में भी भेजा जा रहा है, ड्रग्स आपके पंजाब में भी भेजा जा रहा है। कश्मीर में तो ड्रग्स भेजा ही जा रहा है, या ड्रग्स का नाम है रिलीजन, अलगाववाद के नाम का ड्रग्स भेजा जा रहा है। और ड्रग्स यहाँ आ ही रहा था मणिपुर के रास्ते, जब सरकार ने कहा कि हम नहीं आने देंगे, तब से मणिपुर में हिंसा हो रही है। इससे ज़्यादा क्या प्रमाण चाहिए आपको कि आपके देश में जो बवाल होते हैं बड़े स्तर के, वो नेचुरल नहीं होते, वो करवाए जाते हैं। एक चीज़ और बताता हूँ, आसियान कंट्रीज में अगर आप देखोगे तो पापुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ही देख लो, थोड़ा सा साइड में हटके, तो वहां पर एक, चलो मैं आपको दिखाता हूं, देश है तिमोर लेस्ट। तिमोर लेस्ट नाम का जो ये देश है, देखिए ये रहा, ये पापुआ न्यू गिनी है। ये पूरा पहले एक देश हुआ करता था, ये देश के 2 टुकड़े हो गए और बन गया तिमोर लेस्ट। ये तिमोर लेस्ट पूरी तरह से क्रिश्चियन कंट्री है। धीरे धीरे लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दिया गया, फिर एक देश की मांग कर दी इन्होंने, विद्रोह करवा दिया और देश बन गया। अब इस क्षेत्र में देखोगे आप तो एक क्रिश्चियन देश आ चुका है। यहाँ ज़्यादातर देश ऐसे हैं जो बुद्धिज्म को मानते हैं या किसी को नहीं मानते हैं। इंडोनेशिया इस्लाम को मानता है, ठीक है, और मलेशिया भी इस्लाम को मानता है। क्रिश्चियनिटी का कोई बोलबाला यहाँ दिख नहीं रहा था इस क्षेत्र में, तो क्रिएट कर दिया गया। इस क्षेत्र में आप देखो कई देश हैं जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दिए गए हैं। यहाँ सब क्रिश्चियन हैं, यहाँ क्रिश्चियन हैं, यहाँ क्रिश्चियन हैं। इस पूरे क्षेत्र में देखोगे तो कोई ऐसा देश दिखता नहीं है जो क्रिश्चियन हो। इसलिए कोशिश की गई थी कि नॉर्थ ईस्ट को पूरी तरह से क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करो और इसके बाद तोड़ करके से एक देश बना देंगे, जिससे कि इस क्षेत्र में भी क्रिश्चियनिटी का प्रभाव रहे। क्रिश्चियनिटी का प्रभाव क्यों करना है? ताकि क्रिश्चियंस को ये लगे कि देखो हमारी पकड़ दुनिया की हर जगह पर है, और यहाँ के लोगों को भी ये लगे कि, और प्लस ये लोग इसको एक बेस बना करके क्रिश्चियनिटी का विस्तार कर सकें, और लोगों को लगे कि यार ये कुछ तो चीज़ ऐसी है जो अपनानी चाहिए। अब भारत को घेरने के लिए हर तरफ से व्यवस्था है। ऊपर आप पाकिस्तान से घेर लो, इधर चाइना से करवा दो, नेपाल से करवा दो, भूटान से घेर रखा है, बांग्लादेश से घेर रखा है, म्यांमार से घेर रखा है। नीचे कोई ऐसी व्यवस्था है नहीं कि भारत को आप ज़्यादा घेर पाओ कहीं से। श्रीलंका के रास्ते आप कभी कभार कुछ कुछ करवा लेते हो, पर ठीक है, श्रीलंका भी दूर पड़ जाता है। क्यों ना कुछ ऐसा करेंगे भारत में टूट करके एक नया देश बन जाए, और फिर भारत को यहीं से हम जो है घेर सकें। ये प्रयास फॉरेन कंट्रीज़ का लंबे समय से रहा है। किसका रहा है वो आप जानते हो, नाम ले दूंगा तो गड़बड़ हो जाती है। तो मैं बस आपसे इस वीडियो के माध्यम से ये कह रहा हूं कि आप इस चीज़ को नेचुरल मत समझो कि हमारे तमिलनाडु में ड्रग्स चलाया गया, हिंदी वर्सेस तमिल चलाया गया, नॉर्थ वर्सेस साउथ चलाया गया, द्रविड़ नाडु की मांग चलाई गई, और अब ये क्रिश्चियनिटी के चलते ये सर्गियो गौर जो है कोशिश कर रहा है कि विजय को किसी प्रकार का लालच दो या किसी प्रकार से डील करो या कुछ ना कुछ ऐसा करो कि यहाँ पर मिशनरीज ठीक से ऑपरेट कर सकें। वो ये हो नहीं पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगी? अगली खबर सुने। ये है, हाँ ये है, देखिए खबर आई है कि विजय की टीवी के लगभग 28 एमएलए को अप्रोच किया जा रहा है कि 35 करोड़ दे देंगे, टीवी के छोड़ दो। क्या? इनके 107 हैं, उनमें से 28 एमएलए को अप्रोच किया जा रहा है कि टीवी के छोड़ दो, 35 करोड़ रुपए दे देंगे। ऐसा टीवी के एक एमएलए ने आरोप लगाया है। और अच्छा, ये कौन खरीद रहा है, कौन कोशिश कर रहा है, ये बात किसी ने नहीं बताई। ठीक है, ये बात किसी ने नहीं बताई, सॉरी बताई है, मतलब ये नहीं बताई कि कौन खरीद रहा है, ये नहीं बताई। और मैंने जब डेटा निकाला था, थोड़ा बहुत देखा जा, थोड़ा न्यूज़ वगैरह देखी, तो पता चला टीवी के 107 में से 21 सांसद ऐसे हैं, 21 सांसद ऐसे हैं जो इतने नॉर्मल परिवार से आते हैं कि उनके पास एक कार भी नहीं है, कार भी नहीं है, दे कांट अफोर्ड। ऐसे लोगों को अगर 35 करोड़ का लालच दे दिया जाए तो आप जान ही रहे हैं। तो आने वाले समय में अब ये देखना है कि टीवी के चाहती क्या है। सर्गियो गौर की बात सुनना चाहती है या अपने एमएलए बचाना चाहती है? बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।